मैं अक्सर आपको इस चैनल पे ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताती रहती हूँ जो अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं। मगर क्या आपने कभी इसके पीछे का रीजन सोचा है? देखिए, आप चाहे कोई भी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी फॉलो करते हो, वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम वगैरह वगैरह, इन सभी में ये जरूरी है कि आप एक स्टॉक को सही समय पे खरीदें और सही समय पे बेचें। कोटक एएमसी के एमडी मिस्टर नीलेश शाह का भी खुद यही मानना है। मेरे हिसाब से अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कोई खाना नॉर्मल होता है, कोई जैन होता है, कोई वैष्णव होता है, किसी में लहसुन प्याज नहीं होता है, किसी में पोटैटो गार्लिक नहीं होता है। खाना तो वही है, बट लोगों के टेस्ट की वजह से उसे थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। सेम चीज इन्वेस्टमेंट में है। निवेश का जो एक परिबल है वो तो सेम ही है, लेकिन किसी किसी चीजों की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए आप उसे इन वेरियस डिनोमिनेशन में कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहता है, कोई फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कहता है, कोई वैल्यू कहता है, कोई ग्रोथ कहता है। बट अगर वैल्यू स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं है तो वैल्यू अनलॉक नहीं होती, रियलाइज नहीं होती। ग्रोथ स्टॉक में बाई एट एनी प्राइस बाप पे खरीद ले तो पैसा नहीं बनता। ये सारे कंपार्टमेंटलाइज अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए बनाए गए हैं। बट जो बेसिक फिलॉसफी है ये सबके नीचे, वो तो यही है कि आप अच्छी कंपनी में निवेश करिए, अच्छे दाम पे निवेश करिए और अच्छे मैनेजमेंट के साथ निवेश करिए ताकि आपका पैसा ग्रो होता रहे। तो सुना आपने, एक स्टॉक में कितना ही ग्रोथ पोटेंशियल क्यों ना हो, अगर आप उसे गलत प्राइस पे खरीद लेंगे तो आपके रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन से कम रह सकते हैं। और इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको दो ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बताऊंगी जो अपने 52 वीक हाई से अप टू 35% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं। एक क्विक डिस्क्लेमर, देखिए, अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो अब उस पॉइंट से ऊपर ही जाएगा या वो और ज्यादा करेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम खुद अपनी रिसर्च करें, कंपनी के फंडामेंटल्स को जज करें, उनके फाइनेंशियल्स के ट्रेंड को समझें और फिर ही कोई बाय या सेल डिसीजन बनाएं। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए फॉलोइंग फिल्टर्स लगाए हैं। मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा, लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न CAGR 30% से ज्यादा, लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न CAGR 30% से ज्यादा, ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा, ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज्यादा और डेट टू इक्विटी लेस देन 1। ये फिल्टर्स लगाने के बाद हमें जो स्टॉक्स मिले उनमें से हमने ऐसे दो स्टॉक्स को चुना जो 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे हैं। बाय द वे, ROE और ROCE हमें ये बताते हैं कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पे कितने ज्यादा प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रही है। ये मैट्रिक्स जितने ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। दोनों कंपनीज अपने 52 वीक हाई से कितना परसेंट नीचे है वो कैलकुलेट करने के लिए हमने 22 मई 2023 के नंबर्स को लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। पहली कंपनी है पंजाब के लुधियाना में एस्टैब्लिश्ड ट्राइडेंट लिमिटेड। कंपनी की शुरुआत केमिकल, पेपर और कॉटन यार्न के बिजनेस से हुई थी और आज ट्राइडेंट दुनिया की सबसे बड़ी टेरी टॉवल्स बनाने वाली कंपनी है विद सेल्स इन 150 प्लस कंट्रीज। एज ऑफ 22 मई 2023 ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 30.97% नीचे ट्रेड कर रहा था। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये मेनली 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, यार्न, होम टेक्सटाइल और पेपर। एक एक करके तीनों सेगमेंट्स को समझते हैं। पहला है कॉटन यार्न। ट्राइडेंट लिमिटेड के पास इंडिया में एक सिंगल लोकेशन पे एस्टैब्लिश्ड इंडिया की लार्जेस्ट स्पिनिंग इंस्टॉलेशन है। इस सेगमेंट में ट्राइडेंट के पास एक डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल 100% कॉटन कंबाइंड यार्न, स्पेशल ओपन एंड यार्न, ऑर्गेनिक कॉटन यार्न, कोर्स स्पन यार्न, ब्लेंडेड यार्न, एली ट्विस्ट यार्न और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट है होम टेक्सटाइल्स। होम टेक्सटाइल सेगमेंट में कंपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनीज में से एक मानी जाती है। इस सेगमेंट में इनके प्राइमरीली 2 मेन सब सेगमेंट्स हैं, बाथ एंड बेड लिनन। इस सेगमेंट के अंडर कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में कई अलग अलग ब्रांड्स के साथ अपने
अपने कस्टमर्स को केटर करती है, जैसे कि डस्क एंड डॉन, फिनेस, जीवा, एपिटमी एटसेट्रा। कंपनी के प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में बिग बाजार, डी-मार्ट, मिंत्रा एटसेट्रा और इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉस्को, वॉलमार्ट, रैल्फ लॉरेन जैसे चेन्स में अवेलेबल हैं। थर्ड और लास्ट सेगमेंट है पेपर, जिसके अंडर ट्राइडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई क्वालिटी पेपर सप्लाई करती है, जैसे कि मल्टी कलर्ड पेपर्स, हाई स्पीड प्रिंटिंग पेपर्स, पब्लिशिंग पेपर्स, ब्रांडेड कॉपियर पेपर्स एटसेट्रा। 1,75,000 टन्स पर एनम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ ट्राइडेंट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर बनाने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। अब अगर कंपनी के इन बिजनेस सेगमेंट से रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू बेड एंड बाथ लिनन यानी कि होम टेक्सटाइल सेगमेंट से आता है एट 62% इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, 17% आता है यार्न से और रिमेनिंग 21% पेपर सेगमेंट से। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं। ओवरऑल सेल्स देखें तो कंपनी ने अपनी सेल्स को पिछले 10 सालों में 10% CAGR के रेट से ग्रो किया है, वहीं प्रॉफिट्स 35% CAGR से ग्रो हुए हैं। सिमिलर ट्रेंड पिछले 5 साल और 3 साल के टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल रहा है, जहां कंपनी के प्रॉफिट्स उनकी सेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। लेकिन लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी की सेल्स फ्लैट रही हैं और प्रॉफिट्स नीचे गए हैं। इसका रीजन ये है कि कंपनी अपना 60% से भी ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से अर्न करती आई है और ऑनगोइंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस के चलते एक्सपोर्ट्स तो अफेक्ट होने ही थे। इनफैक्ट कुछ ऐसा आपको आईटी इंडस्ट्री की कंपनीज में भी देखने को मिलेगा। ट्राइडेंट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो बेड लिनन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में 65% पे है, जबकि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में ये 100% पे था। सिमिलर डिप्स आपको सभी सेगमेंट्स के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में दिखेंगी। रीजन अगेन सेम, कंपनी के एक्सपोर्ट्स हैम्पर हुए तो सेल्स कम होंगी और इस वजह से उनकी इन्वेंट्री इकट्ठा होने लग गई। हालांकि इस पूरी सिचुएशन में ट्राइडेंट के लिए अगर एक सिल्वर लाइनिंग है तो वो है उनके पेपर बिजनेस के स्ट्रॉन्ग EBITDA मार्जिन्स एट ओवर 25%, जो कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। वैसे तो कंपनी के पेपर बिजनेस मार्जिन्स फाइनेंशियल ईयर 21 के 28.4% से कॉन्ट्रैक्ट होके फाइनेंशियल ईयर 22 में 25.9% पे आ गए थे, मगर अब उनके मार्जिन्स 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 23 में वापस इंप्रूव होके 30.6% पे आ गए हैं। जैसे जैसे कोविड के बाद इकोनॉमी फिर से ओपन हो रही है, ऑफिसेज और स्कूल्स खुलते जा रहे हैं, इसलिए इस सेगमेंट में ग्रोथ फिर से देखने को मिल रही है। बात करें कैपेक्स प्लान्स की तो फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच ट्राइडेंट ने 21.16 बिलियन रुपीस का बड़ा कैपेक्स प्लान किया है, जिसे 3:1 के डेट इक्विटी रेशियो में फाइनेंस किया जाएगा, ताकि कंपनी के यार्न सेगमेंट की कैपेसिटी 48%, शीटिंग सेगमेंट की कैपेसिटी 59%, टाल सेगमेंट की कैपेसिटी 6%, केमिकल्स की 118% से और पार की कैपेसिटी 28% से बढ़ाई जा सके। कंपनी की एनहांस्ड कैपेसिटी मार्च 2024 तक फेज्ड मैनर में ऑपरेशनल होगी और आने वाले समय में ये कंपनी के वॉल्यूम्स को बूस्ट करने में मदद कर सकती है। कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज साइकिल देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 22 में ये नंबर 93 से 79 डेज पे आ गया है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। चलिए ट्राइडेंट के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें उनके लिस्टेड पीयर्स वर्धमान टेक्सटाइल्स और वेल्सपन इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो वर्धमान टेक्सटाइल्स ट्राइडेंट और वेल्सपन इंडिया के कंपैरिजन में डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है, लेकिन ट्राइडेंट अपने दोनों पीयर्स के अगेंस्ट हायर ROE जनरेट कर रही है। रिटर्न्स की बात करें तो ट्राइडेंट और वर्धमान दोनों ने ही पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जबकि वेल्सपन ने अपने इन्वेस्टर्स को 35% रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा अब आप अपनी स्क्रीन पे ट्राइडेंट को टॉप क्रेडिट एजेंसीज द्वारा मिली रेटिंग्स भी देख सकते हैं। तीनों ही एजेंसीज ने कंपनी को AA रेटिंग और स्टेबल या पॉजिटिव आउटलुक दिया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। ये कंपनी टाटा ग्रुप की एक ऐसी IT कंपनी है जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बस में रही है और उसने अपने इन्वेस्टर्स को अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2022 के बीच में ऑलमोस्ट 1600% रिटर्न्स दिए थे। इसका मतलब अगर आपने इस कंपनी में अप्रैल 2020 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो अगस्त 2022 में आपके पास 17 लाख होते। मैं बात कर रही हूँ टाटा एल्क्सी की। एज ऑफ 22 मई 2023 टाटा एल्क्सी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 35.29% नीचे ट्रेड कर रहा था। टाटा एल्क्सी एक ER&D यानी कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। रिसेंटली ही एस इन्वेस्टर सौरभ मुखर्जी ने टाटा एल्क्सी के स्टॉक में एंट्री करने की बात की थी। चलिए देखते हैं सौरभ मुखर्जी का टाटा एल्क्सी के बारे में क्या कहना है।
the design of automobiles, in the design of, say, OTT platforms as front end, in the design of many of the features we see in mobile phones, Tata Elxsi has increasingly emerged as a global leader. And as auto design moves away from the Purana mode, which was once in 10 years, a Toyota gets a refresh or a Honda gets a refresh, as we move away from that into a car design refresh cycle, which is more like what Apple does with its phones, the addressable market for Tata Elxsi, we reckon, has expanded significantly. So it's a dominant player. It's the largest in India in engineering and industrial design. Firms like LTTS and Tata Elxsi, which are in our portfolio, they're more in engineering and industrial design services. This is slightly different from IT services. In IT services, TCS remains our mainstay. तो गाइस, टाटा एलेक्सी ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशंस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में अपनी डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी 2 सेगमेंट्स में काम करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज सेगमेंट को आप फर्दर 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, EPD यानी कि एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन और IDV यानी कि इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन। EPD सेगमेंट में कंपनी डिफरेंट सेक्टर के क्लाइंट्स को टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। IDV सेगमेंट के थ्रू कंपनी अपने क्लाइंट्स को कंज्यूमर रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग एंड ग्राफिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन, सर्विस डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन, 3D प्रोटोटाइपिंग और विजुअलाइजेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बात करें सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट यानी कि SIS सेगमेंट की, तो यहाँ टाटा एलेक्सी क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स जैसी फील्ड्स में प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टाटा एलेक्सी के 86% रेवेन्यूज EPD बिजनेस से आते हैं, 11.3% IDV से और 2.9% SIS से। टाटा एलेक्सी की प्रेजेंस डाइवर्स सेक्टर्स में मौजूद है। ऑटोमोटिव और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कंपनी OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और दूसरे सप्लायर्स को R&D, डिजाइन और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी ब्रॉडकास्टर्स और ऑपरेटर्स के लिए स्मार्ट लिविंग, एंगेज्ड एंटरटेनमेंट और IoT, एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ड्रिवन डिजिटल फ्यूचर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। टाटा एलेक्सी लीडिंग टेलीकॉम प्लेयर्स को भी डिजिटल और नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्टिंग इंटीग्रेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और न्यू सर्विसेज रोल आउट करने में मदद करती है। फाइनली कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में क्रिटिकल केयर, पेशेंट मॉनिटरिंग और ड्रग डिलीवरी जैसे सेगमेंट्स में नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स डिजाइन करती है। इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू देखें तो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमोटिव से 45% रेवेन्यूज, अराउंड 40% मीडिया एंड कम्युनिकेशन से और बाकी का हेल्थ केयर सेक्टर से कमाती है। अब ऑफकोर्स बाकी टेक्नोलॉजी और IT कंपनीज की तरह इस कंपनी का भी एक मेजर पॉइंट है उनके रेवेन्यू का जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आते हैं। इनफैक्ट इंडिया से जनरेट होने वाले रेवेन्यूज का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 17% के अराउंड ही है। कंपनी के अराउंड 43% रेवेन्यूज USA से आते हैं और 34% रेवेन्यूज यूरोप से आते हैं। मतलब इन ज्योग्राफीज में होने वाले कोई भी ज्योग्राफिकल या इकोनॉमिकल अनरेस्ट कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज पिछले 10 साल में 17% से कंपाउंड हुए हैं, जबकि प्रॉफिट्स 32% CAGR से ग्रो हुए हैं। यही तो ब्यूटी है एक ER&D बिजनेस की। ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रहे EV रेवोल्यूशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक्सेट्रा के चलते इस इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्लेयर्स को फायदा हो रहा है। हालांकि कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देखें तो उनकी सेल्स की ग्रोथ में स्लो डाउन नजर आ रहा है। इनफैक्ट उनके मार्जिन्स भी पिछले 2 से 3 क्वार्टर्स से फ्लैट रहे हैं। इस तरह का सिमिलर ट्रेंड आपको शायद IT कंपनीज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ कंडीशंस यहाँ पर सेम हैं, जैसे कि US और यूरोप में ज़्यादा रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन, अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की डिमांड, राइजिंग एट्रिशन वगैरह वगैरह। कंपनी के लिए एक और मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल। फाइनेंशियल ईयर 23 में उनके वर्किंग कैपिटल डेज फाइनेंशियल ईयर 22 के 50 से बढ़ के 78 पे आ गए हैं, जो कि एक नेगेटिव साइन है। चलिए अब टाटा एलेक्सी के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें उसके लिस्टेड पेयर्स KPIT और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो टाटा एलेक्सी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अगेंस्ट प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, लेकिन KPIT का PE तो इन दोनों ही कंपनीज से ज्यादा है। तीनों कंपनीज का डेट टू इक्विटी बहुत कम है।
आरओई के टर्म्स में टाटा एलेक्सी बाकी दोनों कंपनी से बेटर परफॉर्म कर रही है। हालांकि 1 ईयर रिटर्न्स के मामले में केपीआईटी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये थे ऐसे 2 हाई ग्रोथ स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने हेल्थ केयर इंश्योरेंस क्लेम किया और वो रिजेक्ट हो गया, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप ये तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि जिसके कारण आपका हेल्थ केयर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। करेक्ट। तो हमने इस पे रिसेंटली हमारे ग्रो इंश्योरेंस एकेडमी चैनल पे वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें और इंश्योरेंस से जुड़े इंसाइटफुल वीडियोस के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो और चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। याद रखिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.